पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। हरिद्वार कुंभ के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले की जांच में नया खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच में कई चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस केस में मुख्य आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज ने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए फर्जीवाड़ा किया था। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज ने नलवा लैबोरेटरीज और डॉक्टर लाल चंदवानी लैब को पार्टनर कंपनी बनाया था। एसआईटी के सामने कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी ने भी माना है कि कॉन्ट्रैक्ट देने में गलती हुई थी और ये काम मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कंपनी को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर नहीं दिया जा सकता। यूपी में धर्मांतरण का मामला गरमाते जा रहा है। वहीं अब हल्द्वानी की पंतनगर यूनिवर्सिटी भी सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि 1984 में पंतनगर में पढ़ने वाला श्याम प्रताप गौतम धर्म परिवर्तन कर मोहम्मद उमर गौतम बन गया था। उस समय उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उसके साथी और उसके जूनियर बताते हैं कि उन्होंने जब श्याम के अंदर धार्मिक परिवर्तन और धार्मिक बदलाव देखे तो कुछ समझ नहीं पाए। वो मानते हैं कि जरूर श्याम प्रताप गौतम का किसी ने ब्रेन वॉश किया होगा। SPS गौतम नाम से जो है, और वो हमारे ही बैच के थे। 83 में इन्होंने जो है BSc एग्रीकल्चर किया इस पंतनगर विश्वविद्यालय से। तो हम तो उनको SPS गौतम के ही नाम से जानते हैं, लेकिन बीच में ये भी हमको सूचना मिली थी कि उन्होंने जो है इस तरह से जो है ना अपना धर्मांतरण कर दिया है। वो 2 बैच हमसे सीनियर थे SK गौतम जी। तो बहुत मतलब एक साधारण सा लड़का था उन दिनों, और मतलब सीधा सा लड़का था उन दिनों दिखने में। और वो हमारे टाइम पे ही 84 के आसपास, 83-84 ध्यान आ रहा है कुछ, वो मुस्लिम धर्म में ये यहाँ कई लोगों के संपर्क में आए और मुस्लिम बन गए। पता नहीं क्या किसने ब्रेन वॉश किया उनका, जो वो इस तरफ चली गए। वो फिर एकांत अकेले पड़ गए थे। फिर उत्तरकाशी में होमगार्ड जवान के हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिले के डीएम और एसपी से मुलाकात की। सिरोर गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंची और होमगार्ड जवान विनय के कातिलों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। डीएम ने सभी को आश्वासन दिया है कि गिरफ्तार हत्यारों पर ठोस एक्शन लिया जाएगा। दरअसल 12 जून को होमगार्ड में तैनात सिरोर गाँव के विनय नेगी की हत्या हो गई थी। हत्या के आरोपी 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से पर्यटक स्थल मसूरी लगभग बंद पड़ा हुआ है और इससे पर्यटन और दूसरे उद्योग से जुड़े लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। मसूरी पर्यटक स्थल खुलवाने की मांग को लेकर मसूरी व्यापार संघ के सदस्य पैदल देहरादून पहुंचे। सभी लोग अपनी मांगों को लेकर सीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद सभी ने रास्ते पर ही धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रशासन का कहना है कि व्यापारियों को समझाकर वापस भेज दिया गया है और उनकी मांगे शासन तक पहुंचा दी जाएगी। मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर अपने 27 सूत्रीय मांगों को लेकर जो यहाँ पे आज पदयात्रा की गई थी, इसका आज हमने यहाँ पे इनको जो मसूरी डाइवर्जन है यहाँ पे इनसे रोके और वार्ता करके और इनको किसी तरह से मनाया है और इनका जो ज्ञापन है वो सक्षम स्तर पे विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग नगर में पेयजल की समस्या कई सालों से चली आ रही है, लेकिन अब लग रहा है कि ये दिक्कतें जल्द ही दूर हो जाएंगी। दरअसल रुद्रप्रयाग के डीएम ने सुजगी बगड़ स्रोत का निरीक्षण किया है। डीएम मनोज गोयल ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्रोत का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद डीएम ने जल निगम को सुजगी बगड़ में नया फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में 5 लाख लीटर क्षमता वाले फिल्टर से पानी की सप्लाई हो रही है। नए प्लांट में 35 लाख लीटर क्षमता वाले फिल्टर से पानी की सप्लाई होगी। रुद्रप्रयाग सिटी के करीब 20,000 आबादी वाले क्षेत्र को पुनाड़ गदेरे के सुजगी बगड़ स्रोत से पानी की सप्लाई की जाती है। रुद्रप्रयाग में यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए ट्रैफिक आई ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप के जरिए ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर रहेगी। ऐप के जरिए आम जनता भी पुलिस की मदद कर सकती है। शिकायत करने पर शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। सहयोग करने वालों को सम्मान के साथ पुरस्कार भी दिया जाएगा। आम जनता की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले शख्स के फोटो वीडियो के साथ उसकी गाड़ी का नंबर पुलिस को भेजा जाएगा, जिसके बाद वाहन चालक के खिलाफ चालान काट की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड का ट्रैफिक डायरेक्टरेट है, उसके द्वारा लास्ट ईयर एक उत्तराखंड ट्रैफिक आइज करके एक ऐप लॉन्च की गई थी, जिसका जनपद रुद्रप्रयाग में भी विधिवत लॉन्च किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए देखता है तो वो उसका फ़ोटो और वीडियो बनाकर उस पर अपलोड कर सकता है, तो वो सूचना हमारे तक पहुंच जाएगी और हमारे द्वारा संबंधित जो व्यक्ति उल्लंघन करता है उसको नोटिस देकर उसका चालान किया जा सकेगा। जल्द ही मानसून अपने पूरे जोर पर आ जाएगा और इसी के मद्देनजर हल्द्वानी में रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में फॉरेस्ट और पुलिस टीम जंगल में संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। मिशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन मानसून, जो 15 जून से शुरू हो चुका है। वेस्टर्न सर्कल के 5 वन प्रभागों के काफी संवेदनशील होने की वजह से यहाँ वन्य जीव तस्कर बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में जुटे रहते हैं। बरसात के दिनों में जंगलों में सड़कें टूटने, नदियों में पानी आने और झाड़ियां उगने से जंगल घना होने से गश्त करना काफी मुश्किल होता है। ऑपरेशन चलाया गया था वेट मार्ट। इस ऑपरेशन के अंतर्गत जंगली जानवरों के मांस या उनकी खाल या अन्य अंगों की तस्करी पर रोक के लिए अभियान चलाया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा जो वन विभाग है उनसे संपर्क किया गया और एक कंबाइंड टीम का गठन करके आज जो है मॉर्निंग से अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अलग अलग जगह पे जाके देखा गया कि कोई गलत कार्रवाई या असामाजिक तत्व फॉरेस्ट में तो नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में अभियान जारी है। उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से राज्य में चारधाम यात्रा की शुरुआत करने का ऐलान किया है और इसके लिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में तमाम तैयारियां पूरी होने का दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन और देवस्थान बोर्ड से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए जाएं, जिससे कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भी तमाम इंतजाम करने के निर्देश संबंधित जिलों को और अधिकारियों को दे दिए गए हैं। हालांकि इन इंतजामों से इतर सरकार को देवस्थान बोर्ड का विरोध कर रहे हकधारियों के लिए भी कोई समाधान या इंतजाम करना होगा। चारधाम यात्रा को लेकर एक विशेष निर्णय लिया गया, जिसमें जो पिछली विगत दिनों सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन चूंकि यात्रा की तैयारियां पूरी नहीं थी और सरकार के द्वारा ये देवभूमि जो देवस्थान बोर्ड जो देखता है उनको कह दिया गया था कि 1 तारीख तक सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी जाएंगी। उसी को देखते हुए सरकार ने चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग जनपद और उत्तरकाशी जनपद को वहाँ पर जो हमारे ये धाम है उनके दर्शन के लिए स्थानीय लोगों को 1 तारीख से और राज्य के लोगों को 11 जुलाई से दर्शन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। सरकार भले कितने भी दावे कर ले, लेकिन विपक्ष को सरकार की चारधाम यात्रा की तैयारियों पर एतबार नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि चारधाम को लेकर सरकार की तैयारियां कहीं हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच की तरह ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो हालात कुंभ की तरह ही होंगे। सरकार के अभी तक के कार्यप्रणाली को देखते हुए हमें भरोसा नहीं कि सरकार ने कोई मुकम्मल तैयारी की होगी। अगर सरकार ने मुकम्मल तैयारी की होती तो जो कुंभ में हुआ वो नहीं होता। इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि यदि आप चारधाम यात्रा को संचालित करना चाहते हैं तो उसकी पूरी तैयारी करें। एक व्यक्ति की टेस्टिंग होनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति चारधाम यात्रा में प्रवेश ना कर पाए जो कोरोना पॉजिटिव हो, अन्यथा इसका खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। खबर चमोली से है, जहां गोपेश्वर के हल्दापानी मोहल्ले में 2 साल से हो रहा भूस्खलन बारिश के बाद सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से 15 आवासीय भवन खतरे की जद में है। आपको बता दें, हल्दापानी मोहल्ले के निचले हिस्से से भूस्खलन सक्रिय होने से जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा कार्य शुरू करवाया गया है, मगर 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन क्षेत्र एकाएक सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से लोगों के मन में डर का माहौल है। पूरा मोहल्ला जो हमारा विकास नगर का है ये ठीक है, ये क्या कहते हैं, सब दहशत में है। और पूरे 1 साल हम इसी आशा में रहे, विभिन्न एजेंसियों को, अपने जनप्रतिनिधियों को हमने जो अपने ज्ञापन दिए, अपने सबसे मिले कि भाई कहीं ना कहीं इसका जो है कोई उपचार होगा। सिर्फ डीएम साहिबा ने जो है 20 लाख रुपए इसमें दिए थे वायर ट्रेड्स के लिए, तो वो कार्य भी अभी अपूर्ण है।
यहाँ इस स्लाइड को प्रोटेक्शन करने के लिए कार्य प्रगति पर था, लेकिन कतिपय काश्तकारों द्वारा जो भूस्वामी थे उनके द्वारा विवाद करने के कारण अभी काम हॉल्टेड है। इसमें लगभग 2 लेयर गैबियंस की ओर लगाई जानी थी। 1 लेयर गैबियंस का कार्य पूर्ण हो चुका था और ये अस्थायी व्यवस्था के तहत जितने आवासीय भवन हैं इसके हिल साइड में, उनके प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले इधर कार्य किया जा रहा था, लेकिन पूर्व में भूस्वामी द्वारा आपत्ति नहीं की गई। 1 लेयर लगाने के बाद उनके द्वारा आपत्ति की जा रही है और जब तक ये भूस्वामी द्वारा NOC नहीं दी जाती, आपत्ति अपनी वापस नहीं ली जाती, तब तक ये कार्य रुका हुआ है। देहरादून में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने परिवहन निगम को घाटे से निकालने के लिए हर संभव कोशिश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बचत के लिए खर्च में कटौती और आय बढ़ाने की भी बात कही है। मंत्री ने परिवहन विभाग से संबंधित यूपी उत्तराखंड के बीच संपत्ति का विवाद हल करने के निर्देश दिए हैं और इतना ही नहीं, बैंक से लिए जाने वाले 175 करोड़ लोन को चुकाने की कार्य योजना बनाने की भी बात कही है। परिवहन निगम की संयुक्त बैठक में विचार विमर्श हुआ। जो हमारा परिसंपत्तियां हैं और जो संपत्ति है उत्तर प्रदेश और में दिल्ली में, हमारा मत है कि हम बातचीत से भी उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य सरकार इस मामले को एक सहमति के आधार पर इसका समाधान कर सकती है। 21 जून से उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की गति में तेजी आई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। प्रधानमंत्री ने 21 जून के बाद देश के सभी राज्यों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया था, जिसके बाद उत्तराखंड में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी का कहना है कि राज्य को 8 लाख वैक्सीन प्राप्त हुई है और जल्द ही और वैक्सीन राज्य को मिलने वाली है, जिससे वैक्सीनेशन की गति में और तेजी आएगी। आपने ये भी देखा होगा कि हमारा राज्य टॉप 10 राज्यों में से है वैक्सीनेशन की दर में, और इसको हम लोग आगे और बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो कोविड का खतरा है उसको हम लोग कम कर सकें। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करीब 8 लाख के आसपास का पहले जो टेंटेटिव एलोकेशन आया था, हम लोग लगातार उसी टेंटेटिव एलोकेशन के लिए पुश कर रहे हैं। यदि हमें 8 लाख वैक्सीन जून एंड तक मिल जाएंगी तो उसको हम लोग पूरा लगा देंगे। कोरोना में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है या परिवार के ऐसे सदस्यों को खो दिया है जो अकेला कमाने वाला था, ऐसे सभी बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत राज्य सरकार लाभान्वित करने जा रही है। इस मुद्दे पर न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने सचिव महिला विकास बाल कल्याण हरीश चंद्र सेमवाल से खास बातचीत की। सरकार की महत्वपूर्ण वात्सल्य योजना पर लगातार काम चल रहा है, क्योंकि कोविड के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के देहांत हो गया या दोनों में से कोई एक का भी अगर देहांत हुआ है या परिवार के माता पिता में से जो कमाऊ सदस्य था उसका देहांत हो गया, तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उनके आगे शिक्षा कैसे होगी, इसके लिए बाकायदा सरकार की ओर से काम चल रहा है। मेरे साथ सचिव बाल विकास महिला कल्याण हैं। सर, आप ये बताइए किस तरह से आप लोग इस पर काम कर रहे हैं, कितने बच्चे अभी तक ऐसे चयनित हो पाए? राज्य सरकार के द्वारा आप अवगत ही हैं कि वात्सल्य योजना के नाम पे जो कोविड से प्रभावित हुए हैं बच्चे, उनके कल्याण के लिए योजना प्रारंभ की गई है। इसमें मार्च 2020 से लेकर अब 31 मार्च 2022 तक के लिए योजना रहेगी। इसमें जितने भी बीमारियों के कारण या कोविड के कारण डेथ हुई है उनके बच्चों को इसमें लिया जा रहा है। जो 21 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनको 3000 रुपये महीने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी और खाद्यान्न की व्यवस्था भी करेगी। नौकरी में आरक्षण के लिए भी प्रक्रिया गतिमान है। इस तरीके से उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, राज्य सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। सभी विभागों की जो प्रक्रिया है वो वित्त का प्रबंध करने के लिए बजट में प्रावधान करना होता है। हमारे द्वारा इसमें लगभग 4 करोड़ के करीब की डिमांड की गई है, जो हमें उम्मीद है कि वित्त विभाग कंटेंजेंसी से हमें मंजूर कर देगा। तो जैसे ही ये धनराशि मंजूर हो जाएगी, जो भी बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं उनका एग्जामिन करके स्क्रूटनी करने के बाद ये धनराशि ऑनलाइन उनके खातों में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। योजना को लेकर मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं और विभाग भी गंभीर है, और इसीलिए विभागीय मंत्री ने आज सभी अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट भी जानी है। जल्द ही प्रदेश में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत कोरोना की वजह से हुआ है, उनकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।
सीएम तीरथ सिंह रावत ने इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई और ये बसें स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत संचालित की जाएंगी। ये रायपुर से सेलाकुई रूट की बसें हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इन इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और इनसे प्रदूषण भी नहीं होगा। सीएम रावत ने स्मार्ट टॉयलेट का लोकार्पण भी किया। बसों का रायपुर से लेकर सेलाकुई तक जाना और पूरे शहर से गुजरते हुए आम जन को उसको सुविधा मिलेगी। और मैं कह सकता हूं कि जो लेबर तबका है, कर्मचारी है, क्योंकि सेलाकुई सहसपुर एक जिस तरह फैक्ट्री एरिया है और रायपुर से होकर के और कम दाम में और कम समय में ये बहुत बड़ी अपने आप में ऐतिहासिक है। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।